Hello everyone, welcome to Study IQ. A brief introduction about me. My name is Divyanshi Singh and I'm selected as Deputy Collector in UPPCS 2020. Also, I have secured All India rank 726 in UPSC Civil Services Exam 2020. इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हमारी क्योंकि यूपीपीसीएस एग्ज़ाम प्रीलिम्स जो है वो अब पास आ गया, ऑलमोस्ट 10-12 दिन बचे हैं यूपीपीसीएस प्रीलिम्स में। तो हम डिस्कस करेंगे कि क्या हमारे लास्ट के 10-12 दिनों में क्या अप्रोच होनी चाहिए, किस तरीके से हमें अब कितने मॉक्स लगाने चाहिए, नहीं लगाने चाहिए और किन टॉपिक्स पे हमें ज़्यादा फोकस करना चाहिए, उस सारे टॉपिक्स पे हम बात करेंगे इस वीडियो में। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आप ये देखिए कि कट ऑफ कितना जाता है एग्ज़ाम में। नॉर्मली अगर हम देखें तो 95 क्वेश्चंस, 92-95 क्वेश्चंस के आसपास नेट में आपके सही होने चाहिए क्वेश्चंस। तो यहाँ पे आपको क्या टारगेट करना है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपको टारगेट करना है कि आप 100 से 105 क्वेश्चन जो है आपको नेट में सही करने, राइट। 150 क्वेश्चन आते हैं पेपर में जो आपको 2 घंटे में करने होते हैं। इसमें आप एम करिए कि आपके 100 से 105 क्वेश्चन जो हैं वो सही हों, राइट। और कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, यहाँ पर हमें पता है कि निगेटिव मार्किंग भी है। सो जब निगेटिव मार्किंग है तो हमें सेफ़ भी रहना है, राइट। सेफ़ रहना है तो सेफ़ रहने के लिए हम कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करें। मेरे हिसाब से मिनिमम 130 क्वेश्चन तो आपको करने चाहिए, 130-135 क्वेश्चन। स्टिल ये डिपेंड करेगा कि आपकी अपनी एक्यूरेसी कितनी है, उसके हिसाब से आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट करिए। बट आई विल सजेस्ट कि आप क्वेश्चंस 130 to 135 तक अटेम्प्ट करिए, राइट। सो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करें, दैट प्लेज अ डिसाइसिव रोल। उसके बाद जो अभी आपके लिए जो सबसे ज़रूरी चीज़ें हैं वो ये है कि जो भी आपने बेसिक बुक्स पढ़ी हैं, जैसे कि आप हिस्ट्री के लिए, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए एनसीईआरटी पढ़ते हैं या स्पेक्ट्रम पढ़ते हैं, पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत पढ़ते हैं लोग या एनसीईआरटीज़ पढ़ते हैं, ज्योग्राफी के लिए लोग एनसीईआरटीज़ पढ़ते हैं। सो बेसिक बुक्स का आप जितना ज़्यादा इस समय रिवीजन कर सकें उतना ज़्यादा रिवीजन करें, बहुत इम्पॉर्टेंट है। और आपको इस समय पढ़ने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो आपके जो भी सिटिंग आवर्स हैं उनको इस समय बढ़ाइए, राइट। जितना मैक्सिमम रिवाइज़ कर सकते हैं उतना मैक्सिमम आपको यहाँ पर अभी रिवाइज़ करना पड़ेगा चीज़ों को। सो स्टिक टू योर बेसिक बुक्स। आप अब बहुत ज़्यादा मटेरियल के पीछे मत भागिए, राइट। जो भी आपने चीज़ें अभी तक पढ़ी हैं उसी को कंसोलिडेट करिए, उसी को बार बार पढ़िए, बार बार रिवाइज करिए, राइट। सो ये चीज़ यहाँ पे बहुत ज़रूरी है। सो अगर बात करें कि हमें इस समय किन एरियाज़ पे फोकस करना चाहिए, क्या हम अभी कर सकते हैं, क्योंकि अब टाइम बहुत ज़्यादा नहीं है, हम बहुत सारी चीज़ें नहीं कर सकते हैं, लिमिटेड चीज़ें ही कर सकते हैं लास्ट मिनट पे। तो दैट इज़ वाई मैं स्ट्रेस इस बात पे कर रही हूँ कि आपको यहाँ पे रिवीजन पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। क्योंकि कई बार क्या होता है, हमारी पढ़ी हुई चीज़ हम रिकॉल नहीं कर पाते पेपर में, क्योंकि पेपर में एक तो स्ट्रेस होता है। स्ट्रेस के टाइम पे ऑलरेडी आप जो है गलती करने का चांस ज़्यादा रहता है। तो अगर आपने अपनी बेसिक चीज़ें अच्छे से रिवाइज़ की हैं तो वहाँ पर इस तरीके की गलतियाँ आपसे नहीं होंगी कि आपको आती हुई चीज़ में आप कन्फ्यूज़ हो जाएँ, राइट। तो यहाँ पर इस समय जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, राइट। सो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप ज़रूर लगाएं, राइट। कोशिश करिए कि पिछले 10 साल के क्वेश्चंस आपने अभी तक लगाए हों, राइट। पहले से भी लोगों ने लगाए होंगे और जिन्होंने नहीं लगाए, अब टाइम कम है तो आप एम कर सकते हैं कि आप 2018-19 का जो पेपर है, 20 का पेपर है, वो ज़रूर लगा लें। कोशिश करिए कि 2017 से लेके 20 तक का पेपर आप डेफिनेटली सॉल्व करके जाएं। क्यों? क्योंकि क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, राइट। नेचर ऑफ क्वेश्चंस जो है कई बारी घुमा के एक ही टाइप के क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। साइंस एंड टेक से क्वेश्चंस रिपीट हो जाते हैं, हिस्ट्री से क्वेश्चंस रिपीट हो जाते हैं, ज्योग्राफी से क्वेश्चंस रिपीट हो जाते हैं। तो यहाँ पर आपको स्कोप मिल जाता है कि आप सीधे देखो और आंसर लगाओ, राइट। क्यों? क्योंकि आपने उस टाइप का क्वेश्चन कर रखा है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कोशिश करिए कि आप 2016-17 से लेके 2020 तक के पेपर डेफिनेटली सॉल्व करके जाएं। उसके साथ साथ कोई और एग्ज़ाम जो कि यूपीपीसीएस कराता है, सो वो जो अभी रिसेंटली एग्ज़ाम्स कराए हैं यूपीपीसीएस ने, उनका क्वेश्चन पेपर में जो जनरल स्टडीज़ का पेपर होता है उसको एक बारी देख लीजिए, राइट। उसमें क्या करंट अफेयर से रिलेटेड क्या क्वेश्चंस आए हैं वो भी एक बार देख लीजिए, क्योंकि होता क्या है कि वहाँ से भी क्वेश्चंस कई बारी सेम टाइप के आ जाते हैं। तो वो आप ये चीज़ कर सकते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्लस जो रिसेंट ईयर में यूपीपीसीएस ने पेपर्स कराए हैं अभी, उनमें आप क्वेश्चंस जीएस के देख सकते हैं।
प्रैक्टिस कर सकते हैं, आंसर्स देख सकते हैं, ताकि उससे भी रिपीट होने के चांसेस रहते हैं। देन नेक्स्ट इज मॉक क्वेश्चंस आप जितने ज़्यादा लगाते हैं, मॉक पेपर्स लगाते हैं, उतना आपके लिए फ़ायदा करेगा, राइट। सो अगर अभी का टाइम अगर हम देखें तो आप कम से कम 2 से 3 मॉक्स जो हैं वो कोशिश करिए कि आप लगा लें, राइट। तो वो आपको कई बार हेल्पफुल होता है, राइट, क्योंकि आपको 2 घंटे में 150 क्वेश्चन करने हैं, तो यहाँ पे टाइम मैनेजमेंट जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है। सो टाइम मैनेज करना बहुत ज़रूरी है पेपर में। क्वेश्चन पेपर छूटना नहीं चाहिए, कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होना चाहिए जो कि हमारी नज़रों के सामने से ना निकले, राइट। नहीं आता, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। ऐसा नहीं होना चाहिए हम कोई क्वेश्चन देख ही नहीं पाए क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं था। सो यहाँ पर आपको टाइम मैनेजमेंट प्रैक्टिस करने के लिए मॉक्स लगाने पड़ेंगे, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो ये चीज़ इंश्योर करिए कि आप मॉक्स लगाइए, राइट। अब तो ज़्यादा टाइम नहीं है तो कोशिश करिए कि 2-3 मॉक आप लगा करके जाएं, राइट। तो वो चीज़ आप यहाँ पे ज़रूर करिए। देन ऑल्सो एक चीज़ है कि आप जब मॉक लगाते हैं तो आपको पता है कि आपको 150 क्वेश्चंस करने हैं। सो जब आप पेपर में करते हो तो आप एक चीज़ का ध्यान रख सकते हो कि आप एक ही क्वेश्चन पे ज़्यादा टाइम ना दे दो, 2-3 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन पे आपने ज़्यादा सोच लिया। सो ये भी आप ध्यान रखिए कि कैसे आपको क्वेश्चन पेपर करना है। क्या अगर आपको कोई क्वेश्चन में दिक्कत हो रही है, आप उसको गोला बनाइए, आगे बढ़िए। जो क्वेश्चन आपको शॉर्ट लग रहे हैं उनको जल्दी जल्दी लगाइए। उसके बाद एक बार फिर से पेपर को ग्लैंस करिए एंड देखिए कि क्या आपने छोड़ा था, जहाँ पे सोचने का स्कोप है सोचिए। टाइम के हिसाब से आपको क्वेश्चंस को टाइम डिवोट करना है। देन अब बात करते हैं कि क्या टॉपिक्स आते हैं पेपर में, राइट। तो पेपर में टॉपिक्स क्या आते हैं और उसको आपको उस हिसाब से स्ट्रेस देना होगा अपने रिविजन में। उतना ही आप टाइम अलॉट करिए, राइट। जिन एरिया से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं उन पे ज़्यादा फोकस करिए, उनको ज़्यादा रिवाइज करिए। जैसे कि अगर हम माने कि करंट अफेयर से 20 से 35 क्वेश्चन आते हैं, सो करंट अफेयर हमें करना ही करना है, राइट। 20 से 35 क्वेश्चन काफ़ी बड़ा मार्जिन दे देता है। तो यहाँ पे करंट अफेयर के जो बेसिक कुछ सोर्सेज हैं उनसे हमें करंट अफेयर करना है। बहुत इजी क्वेश्चंस आते हैं, बट अगर आपने नहीं फॉलो किया है तो फिर आप नहीं कर पाएंगे, राइट। देन उसके बाद आपके क्वेश्चन ज्योग्राफी से 20 से 25 आते हैं, हिस्ट्री से 25 से 30 आते हैं। तो यहाँ पर आप एक चीज़ तो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उनको ज़रूर करें, उससे आइडिया मिल जाता है और उससे क्वेश्चन रिपीट होने के चांसेस भी रहते हैं। उसके अलावा यहाँ पे आपने जो भी अपनी बेसिक बुक्स पढ़ी हैं, सो बेसिक बुक्स को रिवाइज करिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है, वही आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, राइट। इन्वायरमेंट में भी आपकी बेसिक चीज़ें, इन्वायरमेंट छोटा है, ज़्यादा टाइम नहीं लेता है, तो आप इन्वायरमेंट को जल्दी रिवाइज कर सकते हो। ऑलमोस्ट 1 या 1.5 दिन में आप इन्वायरमेंट निपटा सकते हैं। इकोनॉमी से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं, 12 से 15 क्वेश्चन आते हैं। स्कीम बेस्ड क्वेश्चन रहते हैं या कॉन्सेप्ट बेस्ड स्ट्रेट क्वेश्चन रहते हैं। तो यहाँ पे आपको इकोनॉमी में भी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए, आपको 2 दिन में इकोनॉमी आप रिवाइज कर लो। हिस्ट्री में आप जितना ज़्यादा रिवीजन कर सकते हैं। ज्योग्राफी में आप जो भी प्लेसेस हैं, जो भी लोकेशंस हैं, अभी हम देखेंगे कि क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, उनको रिवाइज कर लीजिए। जनरल साइंस आई विल से कि यहाँ पे एक डिसाइडिंग फैक्टर हो जाता है जब आप एग्ज़ाम प्री देने जाते हो, राइट। कि अगर आपने नहीं की है साइंस एंड टेक्नोलॉजी तो फिर पेपर में क्लियर करने का स्कोप कम हो जाता है, राइट। सो जनरल साइंस पे आपको फोकस करना है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन एक यहाँ पे बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, ज़्यादा बहुत कठिन नहीं होते, प्लस क्वेश्चन रिपीट होते हैं, राइट। तो यहाँ पर आपको जनरल साइंस छोड़ के नहीं जाना। आई विल शो यू कि किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं यहाँ पे। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द लार्जेस्ट ब्रेन इन प्रपोर्शन टू इट्स बॉडी साइज। आपके ऑप्शंस हैं एंट, एलिफेंट, डॉल्फिन, ह्यूमन बीइंग। तो यहाँ पे डॉल्फिन आंसर है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस जो हैं आपको प्रीवियस ईयर में मिलेंगे और ये क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। तो यहाँ पर आप प्रीवियस ईयर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है साइंस एंड टेक के लिए, राइट। उसके अलावा जो आपकी घटना चक्र की एक बुक आती है साइंस एंड टेक करके, तो वो बुक में भी आप इजीली पढ़ सकते हो। कंपाइलेशन है, जो भी साइंस एंड टेक से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं वो आप वहाँ से कर सकते हैं, वो हो जाएंगे वहाँ से। सो डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन कॉजेज गोइटर, राइट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेचुरल पॉलीमर। यहाँ पे आपके ऑप्शन है बेकेलाइट, सिल्क, केवलर एंड लेक्सिन। तो यहाँ पर इस तरीके के जो ऑप्शंस हैं, इस तरीके के जो क्वेश्चंस हैं वो रिपीट होते हैं। तो यहाँ पे साइंस एंड टेक छोड़ के नहीं जाना है। एक तो साइंस एंड टेक के लिए लेक्सिकन आती है, आप लेक्सिकन बुक में साइंस एंड टेक का पोर्शन है उसको कवर कर सकते हैं। उसके अलावा और सारे ये जो आपकी घटना चक्र है इसका कंपाइलेशन है, ये पढ़ सकते हैं। ये आपको हेल्प करेगा इस तरीके के क्वेश्चंस में, राइट। सो और उसके अलावा
जो हम बात करते हैं कि करंट अफेयर से 25 से 35 क्वेश्चन आते हैं, तो करंट अफेयर हमें नहीं छोड़ के जाना है, इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर करंट अफेयर। सो करंट अफेयर की कई सारी स्टडी IQ पे आपको मंथली करंट अफेयर वीडियोस मिलेंगी। आपने अगर देख रखी है तो अच्छी बात है, नहीं देख रखी है तो आप उनको देख सकते हैं। जल्दी उसकी स्पीड बढ़ा करके फटाफट वो MCQ फॉर्मेट में है, उसको आप देख सकते हैं। उससे आपकी मंथली जो भी इश्यूज़ हैं वो कवर हो जाएंगे। जैसे इंपॉर्टेंट डेज़ है तो वो इम्पॉर्टेंट डेज़ आपके कवर हो जाएंगे रिसेंट मंथ के, उनकी क्या इंपॉर्टेंट थीम है, ओलंपिक्स है। इस तरीके के जो भी PCS रिलेटेड करंट अफेयर होते हैं, आपको एक तो सोर्स यहाँ पे मिल जाएगा। उसके अलावा ई-दृष्टि आती है, घटना चक्र टू द पॉइंट करके आती है, परीक्षा मंथन की एक लक्ष्य स्पेशल बुक आती है। ये सारी कंपाइलेशंस हैं। सो ये आप पढ़ सकते हैं, ज़्यादा टाइम मत दीजिएगा अगर आपने अभी तक कर रखी होंगी ये सारी चीज़ें, बट आई विल सजेस्ट कि आप छोड़ के मत जाइएगा करंट अफेयर, राइट। तो जितना भी आपको समरी कंपाइलेशन मिल रहा है, जो भी इस तरीके की बुक्स हैं, कंपाइलेशंस हैं, तो उनसे उसको कवर करिए। जितना ज़्यादा रिवाइज़ कर सकते हैं रिवाइज़ करिए, वो यहाँ पे बहुत ज़रूरी होता है, राइट। अब यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो लोग UPSC दे करके आए होंगे। अभी 10 तारीख को पेपर था, अब 24 तारीख को UPPCS है। तो उन लोगों के लिए क्या एडवाइस है मेरी कि आप जितना आपने बेसिक बुक्स पढ़ी हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज़ करिए। एक मोमेंटम आपके पास ऑलरेडी है, आपने प्री दिया है तो आपको सिटिंग आवर्स भी आपके सेट होंगे, मोमेंटम है, आपने चीज़ें पढ़ रखी हैं। सो यहाँ पर आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि UPPCS जो है वो आपका फैक्चुअल पेपर आता है, फैक्चुअल चीज़ें आती हैं, जबकि UPSC में आपको एनालिटिकल पेपर जो है वो ज़्यादा मिलेगा, राइट। तो एनालिटिकल ज़्यादा होता है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं UPSC में, वेरेज UPPCS में आपको वन लाइनर ज़्यादा आएंगे, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन रहेंगे, एनालिटिकल कम रहेंगे, फैक्चुअल ज़्यादा रहेंगे, राइट। तो आपको यहाँ पर अब आपने जितना अपना UPSC में तैयारी की थी प्री के लिए, वो तो आपको यहाँ पे एनीवे काम आने वाली है। जो भी कंसेप्चुअल 15-20 क्वेश्चन आएंगे उसमें आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड आप गलती नहीं करोगे, बट जो भी फैक्चुअल क्वेश्चंस आते हैं, जैसे पॉलिटी में आर्टिकल रिलेटेड स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो आप यहाँ पे आर्टिकल्स पे थोड़ा ध्यान दे लीजिए, रट लीजिए जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं। उसी तरीके से कौन सी बॉडी कब बनी, किस ईयर में बनी, क्रोनोलॉजी इंपॉर्टेंट है। सो उस तरीके की जो फैक्चुअल डिटेल्स हैं जो आप हो सकता है UPSC में आप मिस कर गए हो, उस तरीके की चीज़ों पे थोड़ा ध्यान दे लीजिए। स्पोर्ट्स में पर्सनालिटीज़ हैं, पर्सनालिटीज़ के बारे में पढ़ लीजिए, अवार्ड्स के बारे में पढ़ लीजिए। तो ये थोड़ा एडिशनल आपको मेहनत 10-12 दिन में आप कर सकते हैं, वो आप एक्स्ट्रा इसके लिए कर लीजिए, तो वो आपको हेल्प करेगी इस चीज़ में। उसके बाद अब अगर बात करें कि टॉपिक वाइज जाएँ कि आपको किन एरियाज़ पे ज़्यादा ध्यान देना है, तो करंट अफेयर में आई विल से कि आप कंपाइलेशंस जो अवेलेबल हैं, जो वीडियोस अवेलेबल हैं, जैसे स्टडी IQ की अवेलेबल है, तो उससे आप अपना करंट अफेयर जो है फटाफट रिवाइज़ कर सकते हैं। कुछ एरियाज़ हैं जिन पे आप एक्स्ट्रा ध्यान दे लीजिए, जैसे कि ओलंपिक्स है। सो ओलंपिक्स में इंडिया को टोटल कितने मेडल्स मिले, इंडिया कौन से प्लेस पे है मेडल्स टैली में, कौन से पर्टिकुलर एरिया से इंडिया को मेडल्स आए हैं, गोल्ड किस में आया है, सिल्वर किस में आया है, राइट, कौन सी कैटेगरी में मेडल मिला है, ओलंपिक्स की थीम क्या थी। इस तरीके के जो ओलंपिक रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो आप देख लीजिए, किस कंट्री को सबसे ज़्यादा गोल्ड मिले हैं, सिल्वर मिले हैं, ये सारी चीज़ें आप थोड़ा ध्यान दे लीजिए। उसके अलावा अभी लास्ट मंथ में या इस महीने में इम्पॉर्टेंट डेज़ हैं, तो वो आप वो इम्पॉर्टेंट डेज देख लीजिए। इंटरनेशनल है या वाटर वीक है तो वाटर वीक क्या है, वाटर डे है तो वाटर डे कब मनाया जाता है, थीम क्या रही, ये सारी चीज़ें। 5 जून है तो 5 जून किससे रिलेटेड है, उसकी थीम क्या थी इस साल की, ये सारी चीज़ें आप थोड़ा ध्यान दे लीजिएगा। उसके बाद करंट अफेयर में बहुत सारे पोस्ट होती हैं इंपॉर्टेंट, उनमें अपॉइंटमेंट्स किए जाते हैं, जैसे कि चीफ जस्टिस ऑफ इलाहाबाद हाई कोर्ट अभी रिसेंटली चेंज हुए, तो वो कौन है, नए कौन बने, इस तरीके के अपॉइंटमेंट्स आप देख सकते हैं। माइनॉरिटी कमीशन के नए चेयरमैन कौन बने, वुमेन कमीशन के चेयरमैन कौन बने। सो ये जो अपॉइंटमेंट्स इस साल में हुई हैं, जो इम्पॉर्टेंट बॉडीज़ हैं, आई विल नॉट से कि आप सारी बॉडीज़ के सारी ही अपॉइंटमेंट्स देखने लगें, जो इम्पॉर्टेंट बॉडीज़ हैं उनकी देख लीजिए कि बैकवर्ड कमीशन है, माइनॉरिटी कमीशन है, लिंग्विस्टिक बॉडी है, लिंग्विस्टिक कमीशन है, राइट। तो इनसे रिलेटेड इलेक्शन कमीशन है, इनसे कैग हो गया, तो इनसे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट पर्सनालिटीज़ हैं वो आप देख लीजिए कि कौन चेंज हुआ है, CJI इंडिया का कौन है, ये सब। उसके अलावा आपको यूपी का बजट करना है, तो यूपी के बजट में कितना इस बारी सरकार पैसे खर्च कर रही है, कितने का बजट है, कितना हमारा फिजिकल डेफिसिट कितना है, बोरोइंग कितना गवर्नमेंट कर रही है, डेट कितना है, ये सारी चीज़ें आपको कवर करनी है। उसके अलावा जो भी बजट में इम्पोर्टेंट स्कीम्स लॉन्च की गई हैं
तो वो स्कीम्स के बारे में भी आप थोड़ा सा पढ़ लीजिए। क्वेश्चंस उस तरीके से यहाँ पे पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे आप इस तरीके से अभी इन चीज़ों पे ध्यान दीजिए, क्योंकि लास्ट मिनट में आपको रटनी होती हैं चीज़ें, और लास्ट मिनट में आप रट के तब पूरे टाइम तो याद नहीं कर सकते, राइट। तो ऑब्वियसली लास्ट मिनट का रटा हुआ पेपर में काम आ जाता है, तो ये चीज़ देख लीजिएगा। इसके अलावा अगर हम अब टॉपिक वाइज देखें कि सिलेबस में आपको किन किन एरियाज़ पे अगर ज़्यादा ध्यान देना है, तो अगर हम पॉलिटी की बात करें, सो पॉलिटी में आप किन एरियाज़ पे फोकस करिए। एक तो आपको याद रखने आर्टिकल्स, जो भी इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स हैं वो याद रख लो। पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, राइट, वो पार्ट्स, पार्ट 1 पार्ट 2 किस चीज़ से रिलेटेड है तो वो याद रखो। स्केड्यूल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, 11th शेड्यूल किससे रिलेटेड है, 7th शेड्यूल में स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट और आपका यूनियन लिस्ट के बारे में है, तो 7th शेड्यूल किससे रिलेटेड है, 8th शेड्यूल किससे रिलेटेड है, 10th शेड्यूल किससे रिलेटेड है, डिफेक्शन से रिलेटेड है। सो आप ये चीज़ों पे थोड़ा फैक्ट्स जो हैं वो ध्यान रखिए कि कौन सा पार्ट किससे रिलेटेड है, कौन सा शेड्यूल किससे रिलेटेड है, राइट। उसके अलावा जो आपके इम्पॉर्टेंट बॉडीज़ हैं, इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं और इम्पॉर्टेंट पोस्ट हैं, जैसे कि प्रेसिडेंट है, सो प्रेसिडेंट से रिलेटेड जो भी आर्टिकल्स हैं वो आप यहाँ पे ध्यान दे लीजिए, राइट। आर्टिकल 72, आर्टिकल 61, आर्टिकल 52, सो ये सारे प्रेसिडेंट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, तो उनको फोकस कर लो। प्रेसिडेंट के अलावा गवर्नर से रिलेटेड आर्टिकल्स फोकस कर लो, राइट। उसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ जैसे कि फाइनेंस कमीशन है, तो फाइनेंस कमीशन से रिलेटेड कौन सा आर्टिकल है वो देख लो। इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड आर्टिकल, यूपीएससी से रिलेटेड आर्टिकल्स, कैग से रिलेटेड आर्टिकल्स, वो यहाँ पे आप कवर कर लीजिए, राइट। उसके अलावा आप पॉलिटी में और क्या देख सकते हो कि कौन सी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे कि सेंट्रल विजिलेंस कमीशन है, तो ये इसकी स्थापना कब हुई, तो ये देख सकते हो। ये स्टैट्यूटरी बॉडी है या कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ये देख लो। किसी एक्ट के तहत बनी है या कोई कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल है जो इसको बैक कर रहा है, राइट। तो सीबीसी हो गई, सीबीआई हो गई, ह्यूमन राइट्स कमीशन हो गई, इनके अपॉइंटमेंट्स कैसे होते हैं ये भी थोड़ा फैक्चुअल होता है। अपॉइंटमेंट जो इनका चेयरमैन है वो कौन अपॉइंट करता है, गवर्नर करता है कि प्रेसिडेंट करता है, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे फोकस कर सकते हैं। उसके अलावा पॉलिटी में आप सुप्रीम कोर्ट हो गया, सुप्रीम कोर्ट में जजेस का अपॉइंटमेंट कैसे होता है, रिमूवल कैसे होता है, हाई कोर्ट का जजेस का अपॉइंटमेंट, रिमूवल, ये सारी चीज़ें थोड़ा फोकस कर लीजिए, थोड़ा कॉन्सेप्चुअल है। उसके अलावा अभी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस कौन बनाए गए नए, ये चीज़ें आप याद रखिएगा, राइट। उसके अलावा पॉलिटी में इस तरीके से भी क्वेश्चन आते हैं कि 7th शेड्यूल है, 7th शेड्यूल में आपकी स्टेट लिस्ट है, सो स्टेट लिस्ट के कुछ सब्जेक्ट मैटर्स होते हैं, जैसे प्रिजन स्टेट का मैटर है, राइट। रिफॉर्म, लॉ एंड ऑर्डर स्टेट का सब्जेक्ट है। सो यहाँ पर आपको पूछ लेंगे, 4 ऑप्शन दिए होंगे कि ये इनमें से लैंड, लॉ एंड ऑर्डर, फॉरेस्ट, इनमें से स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट कौन सा नहीं है, तो एक बार ग्लैंस कर लो स्टेट लिस्ट में क्या क्या सब्जेक्ट मैटर है। यूनियन लिस्ट एक बार देख लो और कॉन्करेंट लिस्ट देख लो, राइट, कि कॉन्करेंट लिस्ट में क्या क्या सब्जेक्ट मैटर है, तो एक बार ये देख लो। रटना नहीं है पूरा, बहुत बड़ी लिस्ट है, बट एक बार देख लो, एग्जाम में रिकॉल करने में मदद करेगा। उसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, स्टैट्यूटरी बॉडीज़ के बारे में देख लिया हमने, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के बारे में देख लिया। देन उसके अलावा और आप क्या थोड़ा बहुत देख सकते हो कि जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो उस टाइम पे कई सारी कमिटीज़ थी, जैसे ड्राफ्टिंग कमेटी थी, ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन बी आर अम्बेडकर थे। इसी तरीके से यूनियन कमेटी थी, स्टेट कमेटी थी, उनके चेयरमैन कौन थे, ये आप थोड़ा सा रट लीजिएगा। ये आपको लक्ष्मीकांत के पहले चैप्टर में मिल जाएगा, पहले या दूसरे चैप्टर में मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन करके, वो आप एक बारी वहाँ पर से जो भी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है वो उठा लीजिए, वो आपके काम आ जाएंगी यहाँ पर, तो ये चीज़ फोकस करिएगा। उसके अलावा अगर हम हिस्ट्री में जाएँ, सो हिस्ट्री में एंशिएंट हिस्ट्री अगर बात करूँ मैं, तो एंशिएंट हिस्ट्री में आपने बेसिक बुक्स तो अपनी अभी तक कवर कर ही ली होंगी, जो भी होती हैं, उस पर मैं नहीं जाऊंगी, बट आप किन एरियाज़ पे थोड़ा ज़्यादा फोकस कर लीजिएगा रिवीजन के टाइम पे। हड़प्पन सिविलाइजेशन, जो भी आप एनसीईआरटीज़ में पढ़ते हो, जो भी डिटेल फैक्ट्स हैं वो थोड़ा फोकस कर लेना। उसके अलावा किंगडम्स है, तो किंगडम्स के फाउंडर्स कौन से हैं अच्छे से रट लो, क्रोनोलॉजी देख लो, कौन सा किंगडम कब बना क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस में। उसके अलावा एंशिएंट उसमें ये भी इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं कि स्कॉलर्स हैं, राइट, तो कौन सा स्कॉलर किस किंगडम के टाइम पे था, राइट, तो उस तरीके के क्वेश्चंस यहाँ पर आते हैं, तो आप उस पर थोड़ा फोकस करिएगा। उसके अलावा अगर हम आर्ट एंड कल्चर की बात करें हिस्ट्री में, सो आर्ट एंड कल्चर के लिए आई विल नॉट सजेस्ट कि आप कुछ अलग से एक्स्ट्रा पढ़ने चले जाइए अभी, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत रैंडम और फैक्चुअल होते हैं,
तो यहाँ पे आप बस इतना कर सकते हैं कि जो भी आपने अपनी बेसिक एनसीईआरटी फाइन आर्ट्स की आती है या जो भी बुक आपने पढ़ी है उसी को रिवाइज करिए, बट उसमें कुछ एरियाज़ हैं जैसे कि डांस है, म्यूज़िक है, उसमें यूपी से रिलेटेड क्या है, राइट, तो वो देख लो, क्लासिकल डांस देख लो, राइट, उसमें उसके प्रोपोनेंट्स कौन हैं, उनके नाम देख लो 2-4 लोगों के, राइट। उसके बाद आर्किटेक्चर पे फोकस कर लो, टेम्पल आर्किटेक्चर, यूपी में कौन कौन सी टूरिस्ट प्लेसेस हैं, आर्किटेक्चर हैं, कहाँ है, फतेहपुर सीकरी में क्या क्या है, राइट, जामा मस्जिद कहाँ कहाँ है, यूपी में कहाँ है, अटाला मस्जिद क्या है, किससे रिलेटेड है, कहाँ सिचुएटेड है, इस तरीके से आर्किटेक्चरल वो देख लो। म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स देख लो, कई बार पूछ देता है सीधे सीधे इनमें से ये क्या चीज़ है। न्यूमिस्मैटिक्स कॉइन वगैरह देख लो, किसके टाइम पे कौन से इशू किए गए थे, गोल्ड कॉइन ज़्यादा मात्रा में कब इशू किए गए, राइट। यूपी स्पेसिफिक चीज़ों पे थोड़ा ज़्यादा फोकस करिएगा। उसके साथ साथ यूपी की ट्राइब्स वगैरह देख लो कि कौन सी कहाँ पर मिलती हैं, राइट। एंड देन पेंटिंग्स वगैरह पे फोकस कर लो, रिवीजन के टाइम पे थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान दे लो। वही जो चीज़ आप बेसिक पढ़ते हो, कुछ एक्स्ट्रा आएगा तो हमें 150 क्वेश्चन पूरे अटैम्प्ट नहीं करने, हम स्किप भी कर सकते हैं, वहाँ पे चलेगा इतना, ठीक है। देन उसके बाद हिस्ट्री में मेडिवल हिस्ट्री है, तो मेडिवल हिस्ट्री में भी आप डायनेस्टीज़ देख सकते हो कि कौन सी डायनेस्टीज़ कब बनी कब आई, राइट, तो उसका फाउंडर कौन है, और क्रोनोलॉजी, अलग अलग डायनेस्टीज़ की कब कौन सी इस्टेब्लिश हुई, क्रोनोलॉजी में अरेंज करो। उसके बाद बैटल्स, किसने किसने कौन कौन से बैटल्स लड़े, तो बैटल्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, बैटल के ईयर और कौन कौन उसमें पार्टिसिपेंट था। देन मेडिवल हिस्ट्री में कुछ टर्म्स होती हैं, वो टर्म्स देख लो कि क्या मीनिंग है, राइट, वो आपको एनसीईआरटी के पीछे मिल जाता है, एक टर्म्स की लिस्ट होती है, वो आप एनसीईआरटी के पीछे देखोगे तो वहाँ पे मिल जाएगा आपको, राइट, कि दहसाला है तो दहसाला किस चीज़ से रिलेटेड है, इस तरीके के आपको टर्म्स मिल जाएंगे, वो एक बारी ग्लैंस कर लो, पूछ लिए जाते हैं, राइट। उसके साथ साथ आप मेडिवल हिस्ट्री में फॉरेन ट्रैवलर्स हो गए, सो फॉरेन ट्रैवलर्स में कौन सा कब किसके समय पे आया, राइट, उसने क्या बात कही, ये भी आपको मिल जाएगा इजीली, इस तरीके के मटेरियल अवेलेबल है। तो फॉरेन ट्रैवलर्स पे क्वेश्चंस पूछते हैं, राइट, भक्ति सेंट्स पे क्वेश्चन पूछते हैं, भक्ति सेंट्स जो कि मेडिवल हिस्ट्री में थे, सूफिज़म है तो उनसे रिलेटेड टर्म्स देख लो, और कौन सा इम्पोर्टेंट सेंट है, जैसे सूरदास हैं, कबीर दास हैं, गुरु नानक है, इनका जन्म कहाँ हुआ, इन्होंने कोई किताब लिखी है तो वो देख लो, कौन सी भाषा में लिखी है, अवधी, ब्रज, तो ये चीज़ आप यहाँ पे थोड़ा ध्यान दे सकते हैं, राइट। देन आपका एंशिएंट में एक तो जैनिज़्म और बुद्धिज़्म बहुत ज़रूरी है, तो उस पर भी थोड़ा सा फोकस कर लीजिएगा, जैनिज़्म बुद्धिज़्म से रिलेटेड फैक्ट्स, साइट्स कहाँ पर हैं, कौन से स्तूपा रिलेटेड हैं, ये सारी उनका कौन से किंगडम में वो स्तूपा बनाए गए, ये आप थोड़ा फोकस करिएगा। देन टॉकिंग अबाउट मॉडर्न हिस्ट्री, सो मॉडर्न हिस्ट्री में भी वही हमारी अप्रोच रहनी है कि हमने बेसिक चीज़ें जो की हैं वो तो हम रिवाइज कर ही रहे हैं, फोकस करिएगा आप कुछ चीज़ों पे, जैसे कि 1857 का रिवोल्ट है, तो उसके सेंटर्स कहाँ कहाँ पे थे और कौन उसको लीड कर रहा था, राइट, लखनऊ से बेगम हज़रत महल थी वो लीड कर रही थी, राइट, कौन कहाँ से कर रहा था वो देख लीजिएगा। उसके अलावा गवर्नर जनरल, जो इम्पोर्टेंट गवर्नर जनरल हैं जिन्होंने कुछ रिफॉर्म्स किए, जैसे विलियम बेंटिक, तो उन्होंने क्या रिफॉर्म किया, उन्होंने ठगी अबॉलिश करी, तो ये देख लो। कॉर्नवालिस ने क्या किया, उसके अलावा जो भी रिपन है तो रिपन ने क्या किया, मेयो ने क्या किया, ये जो इम्पोर्टेंट है, सारे नहीं इम्पोर्टेंट आप देख लोगे, आपको स्पेक्ट्रम में मिल जाएंगे, वो वहाँ से कर लो। उसके अलावा बैटल्स हैं तो बैटल ऑफ बक्सर है, प्लासी है, तो क्रोनोलॉजी देख लो इनकी, और कौन कौन इसमें पार्टिसिपेंट था ये देख लो, राइट। उसके अलावा आपको यहाँ पे कांग्रेस के सेशंस देखने की ज़रूरत है, सारे नहीं, पहला सेशन उसका प्रेसिडेंट कौन था, उसके बाद जो इम्पोर्टेंट सेशन है जैसे कि कांग्रेस का लखनऊ सेशन है, सो लखनऊ सेशन में क्या हुआ था, मॉडरेट्स एक्सट्रीमिस्ट साथ आ गए थे, जो मुस्लिम लीग के मेंबर्स हैं और इंडियन नेशनल कांग्रेस है, इनके बीच में समझौता हुआ था, जॉइंट इलेक्टोरेट्स की बात जो है, सेपरेट इलेक्टोरेट्स का जो कॉन्सेप्ट है वो बेसिकली आपका इंडियन नेशनल कांग्रेस ने भी एक बार को एक्सेप्ट कर लिया था। कौन इसका प्रेसिडेंट था, AC मजुमदार थे, तो ये हो गया। उसके अलावा सूरत सेशन, तो सूरत सेशन में क्या हुआ था, मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट का स्प्लिट हो गया था, तो इस तरीके के इंपॉर्टेंट सेशंस आपको याद रखने, राइट। उसके अलावा जो गवर्नमेंट एक्ट्स थे इस टाइम पे, गवर्नमेंट एक्ट्स जैसे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, तो उसके क्या फीचर्स हैं, 1919 के क्या फीचर्स है, एक बार देख लो, उसको अच्छे से रिवाइज कर लो क्योंकि उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। देन यहाँ पे पेजेंट मूवमेंट, तो उत्तर प्रदेश में खास तौर से किसान सभा मूवमेंट, तो उसको एक बारी देख लो कि कब कौन सा हुआ, कौन लीडर था, तो ये चीज़ें आप फोकस करिए। उसके अलावा एजुकेशन, तो एजुकेशन से रिलेटेड कुछ कमिटीज़ आई हैं,
कमिटीज़ रिलेटेड टू एजुकेशन, तो वो कमिटीज़ का क्रोनोलॉजी देख लेना। यहाँ पे यही फैक्ट में पूछेंगे ज़्यादा, कमेटी ने क्या कहा ये तो ज़्यादा नहीं पूछेंगे, बट कमेटी कौन सी कब आई, राइट। हार्टॉक कमेटी किससे रिलेटेड है, मेटकाल फैक्ट किस चीज़ से रिलेटेड है, वो प्रेस से रिलेटेड है, तो प्रेस भी कर लेना। सो प्रेस में आप क्या देखोगे, आपको इम्पॉर्टेंट न्यूज़पेपर जो कि इम्पॉर्टेंट लीडर्स द्वारा करे गए हैं, जैसे महात्मा गांधी ने अगर किया है, या सुभाष या फिर आपके और बहुत सारे लीडर्स हैं, मौलाना आज़ाद हो गए और बहुत, तो उनके इम्पॉर्टेंट आप वो देख लो जो न्यूज़पेपर्स हैं। प्रेस में भी गवर्नमेंट ने एक्ट्स लेकर के आए थे, मेटकाल फैक्ट हो गए या और बहुत सारे एक्ट्स हैं, तो उनका क्रोनोलॉजी एक बार ही देख लेना। देन उसके अलावा जो रिवोल्यूशनरी टेररिस्ट थे, तो उन्होंने क्या, रिवोल्यूशनरीज थे, क्रांतिकारी थे, तो उनकी ऑर्गेनाइजेशंस थी, जैसे कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, तो वो कब बनी, उससे रिलेटेड कौन कौन लोग थे, तो उनकी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में देख लो। गदर पार्टी के बारे में देख लेना, उससे रिलेटेड जो भी लीडर्स थे उनके बारे में एक बार देख लो, राइट। तो ये चीज़ें यहाँ पे आप देख सकते हो। उसके अलावा फेमस पर्सनालिटीज़ जो रही हैं, उनमें से किसको नाइटहुड मिला, कब किसने नाइटहुड छोड़ दिया, अपना रिजेक्ट कर दिया, राइट। उसके अलावा क्या उनके द्वारा इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस चलाई जा रही थी, जैसे महात्मा गांधी हो गए, BR अम्बेडकर हो गए, तो ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन लीड कर रहे थे, बनाई थी इन्होंने, वो यहाँ पे आप थोड़ा फोकस करिएगा। ये चीज़ें थोड़ा ध्यान दे लीजिए, एक्स्ट्रा इन पे थोड़ा फोकस कर लीजिए। उसके साथ साथ ज्योग्राफी है। सो ज्योग्राफी में आप क्या फोकस कर सकते हो कि यूपी के क्या ज्योग्राफिकल फीचर्स हैं, यूपी की लोकेशन क्या है, यूपी के कितने जो आपकी नेबरिंग स्टेट्स हैं कितने हैं, यूपी का क्या इंटरनेशनल बॉर्डर है कि नहीं है, किससे है। फिर ड्रेनेज सिस्टम, तो ड्रेनेज सिस्टम आपको अच्छे से कर लेना है, और रिवर सिस्टम गंगा, इंडस, ब्रह्मपुत्र, और साउथ की रिवर्स भी एक बार देख लो, पर गंगा रिवर सिस्टम आपको स्पेसिफिकली अच्छे से करके जाना है। ये चीज़ यहाँ पे ध्यान रखिए। उसके अलावा हिल्स इन इंडिया, सो हिल्स, इंपॉर्टेंट हिल्स, पीक्स जो हैं उनके बारे में पढ़ लो। रेंजेस हैं, विंध्यास है, सतपुरा है, तो इनकी अलग अलग रेंजेस हैं, यहाँ पे पहाड़ियाँ हैं, उनके बारे में पढ़ लो। हरिश्चंद्र रेंज, गाविलगढ़ रेंज, राइट, महादेव हिल्स, ये सारी हिल्स के बारे में एक बार देख लो, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं। उसके अलावा उत्तर प्रदेश में रिसोर्सेज, मिनरल रिसोर्सेज कौन से कहाँ मिलते हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पे देख लेना। पावर प्लांट्स यूपी में कहाँ कहाँ लोकेटेड है, हाइड्रो पावर प्लांट्स कहाँ लोकेटेड है, कौन सी रिवर पे लोकेटेड है, ये चीज़ यहाँ पे देखिएगा। डैम्स कहाँ कहाँ पर है, राइट, ये थोड़ा सा देखने वाला है, राइट। देन रामसर साइट्स यूपी में अभी नई ऐड की गई हैं, वो देख लो। नेशनल पार्क्स देख लो। तो ये सारी फैक्चुअल डिटेल्स आपको यहाँ पे कवर करनी पड़ेंगी ज्योग्राफी में। उसके अलावा अगर बात करें एनवायरनमेंट की, तो इन्वायरमेंट में आप अभी रिसेंटली कौन सी क्लाइमेट समिट कहाँ हुई, उसका थीम क्या था, राइट। इंडिया ने अगर कोई कमिटमेंट किया है तो वो देख लो, इंडिया के क्या टारगेट्स हैं। पल्यूटेंट्स के बारे में पढ़ लो, प्राइमरी पल्यूटेंट्स क्या होते हैं, सेकेंडरी पल्यूटेंट क्या होते हैं, उनके एग्जाम्पल्स देख लेना एक बारी, राइट। देन नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज देख लो, और जो भी गवर्नमेंट की फ्लैगशिप स्कीम्स है, राइट, वो आप यहाँ पे देख लो। नेशनल एक्शन प्लान फॉर क्लाइमेट चेंज के अंडर में जो भी 8 स्कीम्स हैं वो देख लो, तो उससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस यहाँ पे आपके पूछ लिए जाते हैं। रेस्ट इकोनॉमी की अगर हम बात करें, इकोनॉमी से 10-12 क्वेश्चंस आते हैं, मोर और लेस स्कीम से रिलेटेड होते हैं, या फिर आपसे स्ट्रेट क्वेश्चंस पूछेंगे, बजट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे, कोई टर्म पूछ लेंगे, राइट। तो यहाँ पे माइक्रो इकोनॉमी से क्वेश्चंस, कभी कभी कर्व से रिलेटेड, फिलिप कर्व हो गया, या इस तरीके के क्वेश्चंस, ये आप एक बार ही देख लीजिएगा, थोड़ा सा इस पे ध्यान दे लीजिएगा। बाकी बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन इकोनॉमी से आते नहीं। इसके अलावा आप कुछ मिसलिनियस टॉपिक्स हैं जो कवर कर सकते हैं, जैसे कि डेमोग्राफी है, तो डेमोग्राफी सेंसस से रिलेटेड डेटा जो है, थोड़ा बहुत कहाँ पे कितनी लिटरेसी है, सबसे ज़्यादा कहाँ है, सबसे कम कहाँ है, यूपी में कौन से डिस्ट्रिक्ट में, ये सब मेटर्नल मोर्टेलिटी सबसे ज़्यादा यूपी में कहाँ है, सबसे कम कहाँ है, इस तरीके का डेटा। फॉरेस्ट सबसे ज़्यादा कहाँ है, सबसे कम कहाँ है यूपी में, ये देख लीजिएगा, राइट। उसके अलावा उत्तर प्रदेश में फर्स्ट कौन रहे हैं, या इंडिया में फर्स्ट कौन रहे हैं, इस तरीके का डेटा, जैसे कि पद्म विभूषण अवार्ड उत्तर प्रदेश में किसको सबसे पहले मिला, महिला को या पुरुष को, और उनके नाम वगैरह देख लेना। इलाहाबाद हाई कोर्ट के पहले चीफ जस्टिस इंडिपेंडेंस के बाद कौन बने, या फिर इंडिपेंडेंस से पहले भी कौन पहले चीफ जस्टिस थे, तो इस तरीके का डेटा आप देख लीजिए। टूरिस्ट प्लेसेस उत्तर प्रदेश में देख लो। ट्रांसपोर्ट में आप हाईवेज़ वगैरह देख सकते हो, हाईवेज़, एक्सप्रेसवेज, एयरपोर्ट कौन सा कहाँ बन रहा है, कोई इंटरनेशनल पोर्ट बन रहा है तो कहाँ बन रहा है, ये देख लो।
उसके अलावा बुक्स एंड ऑथर्स देख लो कि उसके ऑथर्स कौन है, कोई फेमस बुक आई है तो उसका देख लो। देन सिम्बल्स, यूपी के क्या सिंबल हैं, स्टेट एनिमल कौन है, स्टेट बर्ड कौन है, स्टेट का ट्री कौन सा है, राइट। देन आप स्लोगन्स वगैरह देख सकते हो कि कोई इम्पॉर्टेंट क्रांतिकारी है तो उसने कोई स्लोगन दिया था। तो इस तरीके का कंपाइलेशन आपको कई सारी बुक्स में मिल जाएगा जो कि यूपी स्पेसिफिक आती हैं, तो वहाँ से आप कर सकते हो, राइट। देन इंस्टीट्यूशंस, कई सारे इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस हैं। बायोटेक पार्क है तो वो कहाँ है, उसके हेडक्वार्टर्स कहाँ हैं, वो देख लो, राइट। उत्तर प्रदेश में पहली यूनिवर्सिटी कहाँ बनी, सो यूनिवर्सिटीज़ इन यूपी, स्टेट यूनिवर्सिटीज़ कौन कौन सी हैं। तो इस तरीके के मिसलीनियस फैक्ट्स जो हैं वो आप यहाँ पे कवर कर लीजिएगा, थोड़ा इन टॉपिक्स पे थोड़ा एक्स्ट्रा ध्यान दे लीजिएगा। तो आई थिंक इतना करने से काफ़ी हो जाएगा। अब आई एक्सपेक्ट कि आपने यहाँ पे बेसिक चीज़ें कवर कर रखी होंगी, राइट। आप अभी किताबें खोल के पढ़ने नहीं जा रहे होंगे कि आपको क्या मतलब हिस्ट्री पूरी पढ़ रहे हो। ये मैंने यहाँ पे इसलिए बताया, ये टॉपिक्स इन पे थोड़ा एक्स्ट्रा फोकस कर लीजिए क्योंकि क्वेश्चन इन एरियाज से काफ़ी आते हैं। तो आप जब हिस्ट्री रिवाइज करें तो इन थीम्स पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान दे लीजिएगा, वो हेल्पफुल होगा। बाकी आप सबसे ज़्यादा एक चीज़ पे फोकस करिए, रिविजन, PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डेफिनेटली आपको करके जाने, राइट। एंड साइंस एंड टेक मत छोड़ना, साइंस एंड टेक बहुत फैक्चुअल क्वेश्चंस आते हैं, तो साइंस एंड टेक का कोई भी आप बुक उठा लो और लेक्सिकन है या फिर कोई भी कंपाइलेशन है साइंस एंड टेक के लिए आ रहा तो वो आप यहाँ पे कर लीजिए। एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन साइंस एंड टेक के जितने भी आए हैं वो डेफिनेटली करके जाना, उससे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आपके कवर हो जाते हैं। तो आई थिंक अगर आप इतना फोकस करते हैं इतनी चीज़ों पे और तो आपका प्री इजीली क्लियर हो जाएगा। तो ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इन दिनों में आपको अपना स्ट्रेस मैनेज करना है। स्ट्रेस मैनेजमेंट बहुत बड़ी चीज़ है, आपको ये ध्यान रखना है कि आपको अपना फोकस मेंटेन करना है। जो भी पेपर में आएगा आपको आता है आप करें, राइट। ऐसा कुछ नहीं आएगा पेपर में जो बहुत हमें नहीं आता है, ये एटीट्यूड रखो हमें नहीं आता तो किसी को नहीं आता, राइट। तो पेपर सॉल्व करते टाइम फोकस अच्छा होना चाहिए, राइट फोकस एंड राइट माइंडसेट होना चाहिए। सो स्ट्रेस मैनेज करो, मेडिटेशन कर लो 10-15 मिनट लास्ट के दिनों में, ताकि आप अपना कूल जो है वो लूज़ ना करो। एंड इस तरीके से आप अच्छे से कर लेंगे अगर आप ये सारी चीज़ें फॉलो करते हैं। बाकी सबकी अपनी अपनी स्ट्रैटेजी है तो वो आप फॉलो करिए जो आपको सूट करती है। सो दिस वॉज इट फॉर दिस क्लास। थैंक यू।